ल्यूसेंट ज्योग्राफी कंटिन्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। ये उसका पार्ट नंबर 3 है। आइए शुरू करते हैं। पहला है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा क्या होता है? पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कहने का मतलब कि ये हमारा अर्थ है, ये बीच में जो अक्षांश है, बीच में जो अक्षांश रेखा है जो सबसे बीच में है 0 डिग्री अक्षांश पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी क्या होती है? समान होती है। और इसके उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगला है कटिबंध। कटिबंध किसको बोलते हैं? जोन कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध के प्रत्येक जो गोलार्ध है हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसको तापमान के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को हम लोग कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। कहने का मतलब है कि ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से हम 30 डिग्री उत्तर की ओर चले जाएं और 30 डिग्री दक्षिण की ओर चले जाएं, यानी कि यहाँ जो 30 डिग्री उत्तर जाओगे और 30 डिग्री दक्षिण जाओगे तो यहाँ का अक्षांश ये होगा और यहाँ का अक्षांश ये होगा। इन दोनों अक्षांशों के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। इसमें क्या होता है? ये सदैव गर्म रहता है। यहाँ क्या होता है? गर्म हमेशा रहता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय जोन होता है। अब है उपोष्ण कटिबंधीय जोन। उपोष्ण कटिबंधीय जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। यहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। ये अर्थ है ना। ये है इक्वेटर। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे से क्या था? उष्ण कटिबंध। अब 30 से 45 दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, इस इलाका को हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की अक्षांश की क्षेत्र होता है, जहाँ पे क्या होता है? कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो इसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर है शीतोष्ण कटिबंध, जिसको अंग्रेजी में टेम्परेट जोन कहते हैं। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो क्लियर है, 0 से 30 ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र को हम लोग कह देंगे उष्ण कटिबंध। फिर 30 से 45 ऊपर जाओ या नीचे जाओ, उसको कह देंगे हम लोग उपोष्ण। फिर 45 से 66 क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। अगला है ध्रुवीय कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसे हम लोग ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो टोटल कटिबंध कितने हो गए? टोटल कटिबंध 4 हो गए। पहला हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो कहाँ से कहाँ तक है? विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ से लेकर 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, यानी कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, उस क्षेत्र को हम लोग, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध। दूसरा होता है हमारा उपोष्ण कटिबंध। ये जो है ये 30 से 45 डिग्री के बीच में आता है। तीसरा होता है हमारा शीतोष्ण, जो 45 से 66 डिग्री के बीच में आती है। और जो अंतिम है वो है ध्रुवीय कटिबंध, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहती है। फिर अगला अक्ष। अक्ष क्या होता है वो देखते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है जो बीचों बीच जाएगी और पृथ्वी जो है सो इसके चारों तरफ घूमती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अगला है ध्रुव। पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो अक्ष होता है जिस 2 बिंदु से गुजरेगा उसको हम लोग ध्रुव करेंगे। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश। अक्षांश क्या होता है
किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण का कोणीय दूरी, जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पे, यहाँ से किसी भी स्थान, कोई भी अक्षांश होगा ना, कोई भी स्थान होगा, उसका जो कोणीय एंगल होगा या कोणीय दूरी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अगला है अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त क्या होता है, विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं। फिर विषुवत वृत्त ये है, इसके समानांतर अगर कोई वृत्त खींच रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या अक्षांश वृत्त है। अगला है देशांतर। किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को हम लोग देशांतर कहते हैं। फिर है देशांतर रेखाएं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो अर्धवृत्त होती है उसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट, स्थानीय समय। किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहा जाता है। अगला है मानक समय। मानक समय क्या होता है, किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय होता है। तो इसमें क्या क्या था, इसमें मेनली था कि ये हमारा अर्थ है, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, ये क्या है, ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री अक्षांश पे है। इससे अगर हम 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जाते हैं तो ये इलाका हमारा होता है कौन सा, उष्ण कटिबंध। क्या होता है, उष्ण कटिबंध। फिर हम 30 से 45 नीचे भी 30 से 45 जाते हैं तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा होता है क्या, उपोष्ण। उपोष्ण। फिर अब 45 से 66 जाते हैं, इधर भी उधर भी, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण। और फिर 66 से 90 ऊपर और नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध। तो ये था पूरा का पूरा कटिबंध, अक्षांश, देशांतर। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पट्टी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। दूसरा है आवरण, मेंटल, एवं केंद्रीय भाग, कोण। क्या क्या है, भूपर्पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। भूपर्पट्टी क्या होता है, भूपर्पट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी के परत से नीचे 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है भूपर्पट्टी। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसका 2 भाग है, पहला है सियाल। सियाल में क्या है, तो सियाल एस से सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और दूसरा है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो यही है, इसके 2 भाग है, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसतन घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग घेरे हुए है। अगला है पृथ्वी की भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भूपर्पट्टी की रचना सामग्री क्या क्या है। तो वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, सबसे अधिक क्या पाया जाता है भूपर्पट्टी में, ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, याद रखना है, पहले स्थान पर ऑक्सीजन जो 46.60% है, फिर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%। ये तीनों याद रखना है, 1 नंबर पे ऑक्सीजन है, 2 नंबर पे सिलिकॉन है और 3 नंबर पे एल्यूमिनियम है। चौथे स्थान पर लोहा, 5वें पर कैल्शियम, 6ठे पर सोडियम, 7वें पर पोटेशियम एवं 8वें पर मैग्नीशियम है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज,
सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। दूसरा है मेंटल। मेंटल क्या है? 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टान से बना है। तो इसकी मोटाई कितनी बता रहे हैं? 2900 किलोमीटर ये मोटा है। भूपटपट्टी कितना मोटा था? तो वो 34 किलोमीटर मोटा था। ये 2900 किलोमीटर मोटा है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कितना प्रतिशत भाग? 83% भाग घेरे हुए है। अब कुछ डिसकंटिन्यूटी पढ़ना है। तो पहला है हमारा कोनराड असंबद्धता। क्या है? कोनराड असंबद्धता। ये क्या है ना, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता कहते हैं। जैसे कि ये मान लो कि हमारा क्रस्ट है, इसको ऊपरी क्रस्ट बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर क्रस्ट। इन दोनों के बीच में जो एक लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बांटती है, उसको हम लोग कहते हैं कोनराड असंबद्धता। अगला है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहविसिक में क्या होता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा। जैसे कि ये हमारा क्रस्ट है ऊपर में, ये मेंटल है, इन दोनों के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। तीसरा है रेपिटी असंबद्धता। इसमें मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के भाग को रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। फिर है गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता। इसमें निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड, जो कोड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और अंत में है हमारा लेहमैन असंबद्धता। इसमें क्या होता है कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, केंद्रीय भाग है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किससे बना है? निकेल व फेरस का बना होता है। इस निकेल N और Fe, निकेल और फेरस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीफे। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? नीफे बोल दो, ठीक है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसको याद कर लेना है। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और औसत त्रिज्या कितना है? लगभग 6370 किलोमीटर है। यानी कि अगर अप्रोक्स में बात करें तो 6400 किलोमीटर इसका क्या है? रेडियस है पृथ्वी का, ठीक है। एग्जैक्ट बात करें तो 6370 किलोमीटर है। अगला क्या है? पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप 32 डिग्री नीचे जाओगे ना, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगला है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र जो है वो स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर क्या है? नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि पृथ्वी आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद कौन थे? जेम्स जीन इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया था। जेम्स जीव ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया था। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं आप। स्थल मंडल, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैव मंडल बायोस्फीयर। कहने का मतलब ये अर्थ है ना, तो ये जो लैंड वाला पोर्शन है, इस कुछ वाटर वाला पोर्शन है, एटमॉस्फेयर के ऊपर में जो अर्थ के ऊपर में जो एयर वाला पोर्शन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और जहाँ पे बायोस्फीयर है वहाँ पे जैव मंडल। तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। शुरू करते हैं स्थल मंडल को हम लोग। पृथ्वी का संपूर्ण वायुपृष्ठ जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर क्या है? जल है। तो जल कितने पे है? 71% पे है। और अगर भूभाग कितने पे है? स्थल तो 29% पे है, ठीक है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितने का है?
3.7 का है। कितने का है? 3.7 का है। अगर पूछ लें कि पृथ्वी पर स्थल यानी कि जो भू है वो और जल 3.7 का है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। तो किस गोलार्ध में जमीन मतलब स्थल का पार्ट अधिक है? तो कुल मिला के उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जल अधिक है, वहाँ स्थल कम है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई पर मैरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई के बीच में कितना का अंतर है? तो ये टोटल 20 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी है। कितनी है वो? तकरीबन 40 किलोमीटर वो एवरेज मोटी है। और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। तो कितनी है? 12 से 20 किलोमीटर तक की वो डिफर करती है। तो अगर पूछे कि स्थल मंडल किस क्षेत्र में अधिक मोटी है तो वो हो जाएगा महाद्वीपीय क्षेत्र। महासागरीय क्षेत्र में वो पतली होती है। अगला है चट्टान। चट्टान हम लोग शुरू करते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। पहला दिया गया है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। जब ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी में धरती के मैग्मा धरती की सतह पे आती है और वो यहाँ पे ठंडा होने के बाद जम जाती है। तो उस तरह के चट्टान को जो निर्माण होता है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें हमारा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट और डायोराइट, ग्रैबो इत्यादि होते हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन? सिलिका एवं एल्युमिनियम। ग्रेनाइट के कौन कौन घटक है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो लोहे की मात्रा किस में अधिक होती है? तो बेसाल्ट में होती है। और इस चट्टान से क्या होता है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट, कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। पेग्माटाइट में एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। अब है आग्नेय चट्टानी पिंड, इग्नियस रॉक बॉडीज। तो देखिए, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इसका नामांकन इसके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं कि कुछ आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरित होता है वो क्या क्या है। देखिए, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर कायत्रित बनता है। तो ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेनाइट जब होता है तो नीस बनता है। फिर साइनाइट है, साइनाइट नीस, ग्रेबो सर्पेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। अब देखते हैं ये बैथोलिट क्या होता है। तो देखिए, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह मैग्मीय पदार्थ का एक वृहद पिंड है जो भूपर्पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलित 40,000 वर्ग किलोमीटर में से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलित इदाहो से भी बड़ा है। तो बैथोलित में जो एग्जाम्पल दिया है इदाहो बैथोलित और कनाडा का कोस्ट रेंज, इन दोनों को ध्यान रखना है। अगला स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? तो छोटे आकार के बैथोलिट को हम लोग स्टॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। नेक्स्ट है लेकोलिथ। लेकोलिथ
लेकोलिथ को ध्यान रखना है, बेकोलिथ था, ये है लेकोलिथ। लेकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। नेक्स्ट है लेपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। अगला है फेकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। अब है सील। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर में कम मोटाई वाले सील को हम लोग सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। फिर है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। डाइक किसे कहते हैं? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। अगला है अवसादी चट्टान। ये था इग्नियस रॉक। अब अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखड़ी, ये सब क्या है? ये सारे के सारे अवसादी चट्टान हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अवसादी चट्टान से जो डायरेक्ट कायांतरित बनते हैं वो कौन कौन से हैं? सपिंड किसमें बनता है? सपिंड शिस्ट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, सैल स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोला। लिग्नाइट कोला किसमें बनता है? एंथ्रेसाइट कोला में। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानें परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये याद रखना, खनिज तेल किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। और प्रवेशी चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेशी सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें क्या है कि दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नाम के अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर। और जो अंतिम है कायांतरित चट्टान, वो क्या होता है उसे देखते हैं हम लोग। कायांतरित चट्टान, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण, ठीक है, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में जब प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? कायांतरित चट्टान में। कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है स्लेट, संगमरमर, नाइस, सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो कायांतरित से कायांतरित में रूपांतरण जो स्लेट का होता है फाइलाइट में, फाइलाइट का होता है फिर सिस्ट में। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ पहले बने हैं जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन में सबसे प्राचीनतम शैल कहाँ पे है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये था हमारा लूसेंट लेक्चर नंबर 3। इसमें पृथ्वी का स्थल मंडल कंप्लीट कर लिया गया है। अब शुरू होगा ज्वालामुखी भूकंप। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए।